नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम चालू करी गई है। और सरकार का मानना है कि इससे रोज़गार डायरेक्टली बढ़ने वाले हैं। इस स्कीम का यहाँ पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा सरकार, लगभग 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्चा कर रही है, जिसकी राशि है 99,446 करोड़। तो इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि है ना, वो जीरो होने वाली है। मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। मतलब खाली दिखावा के लिए और नाम के लिए ये स्कीम चालू करी गई है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। इस स्कीम का नाम रखा गया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव की बात है तो सरकार, ये समझ लो, इंसेंटिव किसको देती है? कंपनियों को देती है, इंडस्ट्री को देती है। हम लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। बहुत भारी रकम सरकार इसमें खर्चा कर रही है, 99,446 करोड़ रुपया। इसका उद्देश्य है जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बात कर लेते हैं स्कीम अनाउंसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव की। तो यूनियन कैबिनेट ने 2 जुलाई 2025 को एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। टोटल रुपए खर्चा किया जाएगा 99,446 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है कैसे करके हम यूथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें, इसके अलावा न्यू जॉब क्रिएशन हो, एंड पार्टिकुलरली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, उसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएं। 2024-25 का जो यूनियन बजट आया था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के 5 योजनाओं वाले रोजगार पैकेज का ही एक हिस्सा यहाँ पर बताया जा रहा है। पीएम पैकेज ऑफ 5 स्कीम का ये एक हिस्सा है। बात करते हैं कि इसका फ़ायदा आखिर किसको मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, मतलब पहली बार जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसको उसके खाते में 15,000 रुपया मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स को भी मिलेगा, जिसको नियोक्ता या फिर उद्योग बोलते हैं, जो नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं, मतलब जो लोगों को नौकरी में ले रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में हायर एंड फायर वाला सिस्टम चल रहा है। अभी नौकरी में सामने वाले व्यक्ति को रख लिए हैं, 2-4 महीना करवाए, पैसा ले लिए और फिर उसको भगा दिया। कोई गारंटी नहीं है नौकरी की। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच न्यूली क्रिएटेड जॉब्स पर लागू होगी। मतलब 2025 से 2027 के बीच में जो नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, बस उन्हीं के ऊपर लागू होगी। फिर बात आ जाती है कि 2027 के बाद जो लोग नौकरी में लग रहे हैं उनका क्या होगा। तो अभी ये सब अंधेरे में है सारी चीज़ें। बात करते हैं कि एम्प्लॉय को क्या मिलने वाला है। पहली बार काम में लगने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का मैक्सिमम वेतन 15,000 तक, मैक्सिमम बोला है, ये नहीं कि सीधे 15,000, किसी को 10 भी मिल सकता है, किसी को 5 भी और किसी को 500 भी मिल सकता है। इसके अंतर्गत 1.92 करोड़ नए कर्मचारी वर्कफोर्स में शामिल होंगे, जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा। बात करते हैं कि जो कंपनी है उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हर नए कर्मचारी के लिए नियोक्ता को मिलेगा 3,000 रुपया प्रति माह का इंसेंटिव। 2 साल तक आपको ये फ़ायदा मिलेगा। 1 साल में होगा 12 × 36,000 और दूसरे साल के 36,000, 30 और 30 60,000, 10 70 और 2 72,000। बात यह है कि कर्मचारी लगातार 6 महीने तक काम रहे, उसके बाद आप निकाल भी दिए तो कंपनी को 36,000 रुपये मिलना ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये लगभग तीसरे और चौथे साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वर्कर को मात्र 15,000 मिलेगा 1 ही महीना के लिए। इसका उद्देश्य है कंपनियां लंबे समय तक रोजगार बनाए रखें, ना कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए। बात करते हैं कि कितनी सैलरी वाले लोग, कितनी सैलरी है आपकी तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। मासिक सैलरी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80,000 भी है तो आपको 15,000 मिलेगा। मतलब ये केवल लो टू मिडल इनकम वर्ग के कर्मचारी के अंतर्गत स्कीम लाई गई है। हाई इनकम वालों के लिए इसको नहीं लागू किया गया।
बात करें इसके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, तो लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बोला है इस योजना का उद्देश्य है 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देना। लेकिन सरकार तो न तो नई कंपनी खोली है, न तो रेलवे में नौकरी निकाली है, न बैंकिंग में, न आर्मी ने, कुछ में नहीं निकाली। तो फिर कैसे करके रोजगार देने की बात कर रहे हो आप? कंपनी को पैसे बांट के कि ये लो जेब में रखो पैसा, एक काम करो, वर्करों को नौकरी दो। तो इससे क्या होगा? हायर एंड फायर होगा और कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये स्कीम हमारी युवा शक्ति को मजबूत करेगी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कुल मिलाकर के इस स्कीम का उद्देश्य है जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, सरकारी को नहीं। और प्राइवेट वाले क्या काम करते हैं? ठेकेदारी में काम करवाते हैं। ये तो प्राइवेट कंपनी की तो बात अलग है। बड़े बड़ी महारत्न कंपनियों में आप देखेंगे एक बार आदमी रिटायर हो गया तो दोबारा फिर नई भर्ती नहीं लेते हैं वो लोग। ठेकेदारी में 8,000 10,000 में काम चलाते हैं। बात कर लेते हैं टोटल बजट एलोकेशन की। तो 2 लाख करोड़ का टोटल बजट है, जिसमें से 99,446 करोड़ सिर्फ ELI स्कीम के लिए है। बाकी की राशि अन्य योजना जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटर्नशिप के लिए रखी है सरकार ने। इसमें देखा जाए इंडस्ट्री वाले लोग, ट्रेड यूनियन एंड रिएक्शन की बात करें तो कंपनियां तो इसका स्वागत करेंगी ही। 3,000 रुपया महीने का मिल रहा है, 6 महीने तक कर्मचारी को रखो और भगा दो। कंपनियां इससे कभी भी निराश नहीं होने वाली। लेकिन ट्रेड यूनियंस के लिए ये चिंता का विषय है। इंडस्ट्रीज ने इस योजना का स्वागत किया है क्योंकि इससे लेबर कॉस्ट घटेगी, हायरिंग डिसीजन लेने में सहूलियत होगी, जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ट्रेड यूनियन बहुत टेंशन ले रहे हैं इस बात को लेकर के। तपन सेन की बात करें जो कि C2 के जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना है ये योजना एक डिसेप्टिव स्कीम है। मतलब सरकार पैसा को एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र कर रही है। उनका कहना है सरकार सीधे युवाओं को नौकरी तो दे नहीं रही है, बल्कि कंपनियों को पैसे दे रही है और उनको बोल रही है कि आप लड़कों को नौकरी में रखो। इससे जो वर्कर हैं उनके अधिकारों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। बात करते हैं ELI स्कीम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आज जहां पर 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा युवा लोग हैं, ठीक, जो कि काम करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की योजनाएं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेबर इंटेंसिव बनाने में मदद करेगी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी है इसका। यदि ये सफल हो जाती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज़ी से एक्सपांड करेगा, देश में फॉर्मल सेक्टर की जॉब बढ़ेगी एंड स्किल्ड यूथ के लिए नई उम्मीदें जगने वाली हैं। चलते हैं दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। महिलाओं को कैसे करके हम सशक्तिकरण के लिए आगे कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। बात करते हैं एक्सेस से लेकर के एम्पावरमेंट तक, एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस। आर्टिकल की शुरुआत इस प्रकार से होती है, एम्पावरमेंट करने का मतलब, इसका मतलब होता है सीधे सीधे एक्सेस से पहुंच से, जैसे कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए जाएं, साथ ही साथ सेवाओं तक उनकी पहुंच हो, महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर बात करी जाए, इसके अलावा महिलाओं के लिए अवसर सृजित किए जाएं। मतलब उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए कि आप भी हमारे देश की इकोनॉमी में आगे आइए, उसको आगे लेकर के जाइए। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने ये सारी चीज़ों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। डेमोक्रेटाइज्ड एंड इफेक्टिव तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने का सरकार ने काम करी है। स्पेशली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो वो इस मामले में काफ़ी अग्रणी रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंत्रालय ने, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन हो, कानूनी सुरक्षा हो एंड ज़रूरी जो लाभ हैं,
इनको ट्रांसपेरेंट तरीके से महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है। बात करते हैं हम सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम की। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी, यहाँ पर भी आंगनवाड़ी का डिजिटलाइजेशन किया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव इस बदलाव की सबसे बड़ी आधारशिला है। भारत के 2 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइसेस एंड लर्निंग टूल अवेलेबल कराए गए हैं। क्यों? ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके, प्री स्कूल एजुकेशन को सुधारा जा सके, हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद सरकार लेकर के आई थी पोषण ट्रैकर, सुपोषित भारत का डिजिटल इंजन। पोषण ट्रैकर एक रियल टाइम डेटा प्लेटफॉर्म है जो 14 लाख से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स को जोड़ता है। अब तक 10 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर हैं, एंड एडोलसेंट गर्ल्स को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पोषण ट्रैकर। आंगनवाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे सर्विस को और भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। इस पहल को 2025 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी मिला है। मतलब सरकार खुद स्कीम लॉन्च करती है और खुद ही अपने आप को पुरस्कार भी देती है। बात कर लेते हैं फेशियल रिकॉग्निशन फॉर न्यूट्रिशन स्कीम्स। अब जहाँ पर हम न्यूट्रिशन स्कीम्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में लीकेज को रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम चालू किया गया है। ये कहता है कि खाली उसी व्यक्ति को लाभ मिले जिसको देना है, जिसका नाम है उसी को फ़ायदा मिले। इसके बाद कुछ टेक्निकल हेल्प करी गई है वुमेन्स के लिए, जैसे कि सी बॉक्स पोर्टल है। ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहाँ पर वुमेन्स सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की शिकायत दर्ज कर सकती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है कार्य के दौरान तो उसकी शिकायत कर सकती है। फिर आ जाता है मिशन शक्ति डैशबोर्ड एंड मोबाइल ऐप। महिलाओं को इंटीग्रेटेड असिस्टेंस देता है। ये ऐप उनको वन स्टॉप सेंटर से जोड़ता है जो लगभग हर ज़िले में काम करता है। ये तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान, न्याय और गरिमा का, डिग्निटी एंड जस्टिस को बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद स्कीम लाई सरकार पीएम मातृ वंदना योजना। पीएम मातृ वंदना योजना रूल 2022 के अनुसार पहली संतान पर गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को 5,000 मिलेगा पहली बार यदि वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो। यदि दूसरी संतान बेटी हो जाए, मतलब लाभ एक ही बार का मिलेगा। यदि दूसरी बार का लाभ आपको कब मिलेगा? जब एक बेटी हो गई है और दूसरी भी बेटी हो जाए तो 6,000 का फायदा मिलेगा। बेटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये योजना पूरी तरह से पेपरलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पर आधारित है। अब तक 19,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा 4 करोड़ महिलाओं को दिया जा चुका है। इसमें क्या शामिल है? आधार से ऑथेंटिकेशन होगा, मोबाइल बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, रियल टाइम डैशबोर्ड है, ग्रीवांस रेड्रेसल मॉड्यूल है, शिकायत कर सकते हैं, सिटीजन फेसिंग पोर्टल भी बनाया गया है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने का काम करता है। फिर आ जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन में डिजिटल बदलाव। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सरकार लाई। इसमें केयरिंग्स CARINGS पोर्टल है, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड जीनियन गाइडेंस सिस्टम। इसे एडॉप्शन सिस्टम और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, तेज और सुलभ बन गया है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, फोस्टर केयर प्लेसमेंट एंड स्टूटरीज बॉडी की भी अब डिजिटल निगरानी हो रही है। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर नज़र रखते हैं। इसके बाद सरकार लेकर के आई है मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड। मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड का उद्देश्य है बच्चों से जुड़ी पूरी जो सरकारी एजेंसी हैं वो आपस में मिल कर के काम करेंगी। इसके बाद बात करें क्या क्या रियल में परिवर्तन हुआ है।
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार आप देखेंगे तो जो सेक्स रेशो है बर्थ के टाइम में 2014-15 में 918 था, जो कि बढ़कर के 930 हो गया है। मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसमें से कितने बॉय हैं और कितने गर्ल्स हैं। जैसे 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें से पहले 918 लड़कियां हुआ करती थी, जो कि बढ़कर के अब 930 लड़कियां हो गई हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा सेक्स रेशियो सुधरा है, साथ ही साथ जो मातृ मृत्यु दर है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर जब डिलीवरी हो रही है उसके टाइम में माँ की डेथ हो जाती है, उसमें भी गिरावट आई है। पहले 130 डेथें होती थी, अब ये घट करके 97 हो गया है। मतलब अभी भी 97 बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें फिर भी यदि हुई हैं तो टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसी, डिजिटल ट्रैकिंग एंड वुमन सेंट्रिक अप्रोच के माध्यम से ही हुआ है। कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं हम। टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरमेंट, ये जो आर्टिकल है न्यू इंडिया की तस्वीर दिखा रहा है, जहाँ पर गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही हैं और पॉलिसी में चेंजेस हम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बदलाव किया है। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में एक चैंपियन के तौर पर उभरा है। ये बदलाव केवल डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर नारी की गरिमा, बच्चों का संरक्षण, साथ ही साथ समाज में कैसे करके इनको हम मिला सकते हैं, इसमें हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये 3 कंट्रीज़ में 3 पावर के बीच में जो बैलेंस है उसको स्थापित करने की बात करता है। किस प्रकार से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान, इनके बीच में रिलेशन केवल खाली राजनयिक संवाद अकेला नहीं होता है, मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर ओनली बातचीत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रेटजिक संघर्ष दिखाई देता है। इसमें जियोपॉलिटिक्स ज़रूरतें, साथ ही साथ अपनी अपनी कुछ मॉडल हैं, जिन विचारधाराएं हैं जिन पर हम चलते हैं, साथ ही साथ सबके अपनी अपनी हिस्टोरिकल यादें हैं, अनुभव हैं, जिससे हम अपनी पॉलिसी का निर्माण करते हैं। इस आर्टिकल में अमेरिका की जो ऑसिलेटिंग फॉरेन पॉलिसी है उसका जिक्र किया जाता है। मतलब वो अपनी विदेश नीति को कभी भी आदर्शवादी सिद्धांतों पर बेस्ड कर लेता है, कभी कभी कड़वी सच्चाई के ऊपर काम करता है और कभी कभी मात्र अपने फायदे की बात करता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनलिज्म। यही बात है जो कि अमेरिका को एकदम अस्थायी या फिर अस्थिर दोस्त बनाती है। बात कर लेते हैं हम पार्टिकुलरली अभी किस प्रकार से अमेरिका एंड यूएस के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो पाकिस्तान की जो सेना के प्रमुख हैं, ये देख लीजिए, जिनका नाम है आसिम मुनीर, इनके साथ में वाइट हाउस में लंच किया जाता है। अब ये तो कोई फॉर्मल बैठक नहीं हो सकती, यदि बैठक ही खाना पीना में कैसे बुला ले रहे हो, बल्कि ये कोल्ड वार के समय की रियल पॉलिटिक की वापसी जैसा हमको दिखाई देता है। ट्रंप के द्वारा ये दावा किया जाना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और भारत के द्वारा इसका खंडन किया जाना, ये चीज़ बताता है कि अमेरिका फिर से राजनयिक शॉर्टकट अपनाने के लिए तैयार है, डिप्लोमेटिक बातचीत करने के लिए वो तैयार है। रियल पॉलिटिक मतलब एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि नैतिकता या फिर आदर्श से अधिक यथार्थ हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब हमने जो मॉडल बनाए हैं उससे भी अच्छा काम करेंगे, उसको बोलते हैं रियल पॉलिटिक। ट्रंप का जो दृष्टिकोण रहा है वो कुल मिलाकर के ट्रांजैक्शनलिज्म वाला रहा है, मतलब लेन देन आधारित दृष्टिकोण, बस खरीदो बेचो वाला दृष्टिकोण रहा है। बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का मतलब होता है हम सिद्धांतों की बजाय सिर्फ लाभ पर आधारित बातचीत करते हैं।
ट्रंप ने हमेशा ऐसा ही किया है। जैसे पाकिस्तान को F-16 F-16 विमानों की मेंटेनेंस के लिए, जो F-16 फाइटर जेट है, इसकी मेंटेनेंस के लिए $397 मिलियन की सहायता दी जाती है। ये कदम इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर बुरा असर डालेगा। इससे पहले अमेरिका और भारत ने काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन और चाइना पर स्ट्रेटजिक इंटीग्रिटी हासिल करी थी, जिसे पोस्ट कोल्ड वार डिप्लोमेसी की सफलता माना जाता है। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को फेनोमेनल पार्टनर बोलता है एंड इंस्टेंटली उसको रिवार्ड देते जाता है, सहायता करते जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, यहाँ पर अमेरिका की दोहरी भूमिका हमको दिखाई देती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को वो टेरर स्टेट मानता है, उसी को अमेरिका स्ट्रेटजिक इंटरलोक्यूटर के रूप में देख रहा है। मतलब युद्ध से संबंधित हथियारों का लेन देन करना, बातचीत करना, सेना के साथ में उठक बैठक करना। अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद का समर्थक देश नहीं, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष जैसे क्षेत्र में उपयोगी साझेदार मान रहा है कि उस सेक्टर में मैं पाकिस्तान की सहायता से आगे बढ़ सकता हूँ। इससे क्या होता है, भारत के साथ में जो दोस्ती है अमेरिका की, वो कमज़ोर होती है। जहाँ पर साझेदारी समान आदर्शों पर होनी चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद पहलगाम में टेरर अटैक होता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया। हाल ही में हुए जो पहलगाम आतंकवादी हमले हैं, इसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना, वो भारत की स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट पॉलिसी से डॉक्ट्रिनल डिपार्चर को बताता है। मतलब अब हम सैद्धांतिक रूप से बदल चुके हैं। मोदी ने क्या बोला, न्यू नॉर्मल जो हमारा है वो ये है कि अब सीमित जवाब नहीं देंगे, अब हम हर तरह से आपको जवाब देंगे। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े बड़े मंचों में, साथ ही साथ मिलिट्री के रूप में तो हमने जवाब दिए ही हैं, साथ ही साथ हमने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। इसके अलावा हमारे देश में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिए, पाकिस्तानियों को। डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हम ख़त्म कर दिए हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की, जो यहाँ पर रणनीति है वो दोहरी चाल की है। पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक इंगेज बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री पोस्चर भी तेज कर रहा है, मिलिट्री में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना इस बात का संकेत है कि वो पाकिस्तान में मिलिट्री सुप्रीमेसी और हार्ड स्टेट डॉक्ट्रिन को फिर से लाना चाहता है। पाकिस्तान अब ट्रेड की बातचीत, रेयर अर्थ मिनरल कंसेशन जैसे, साथ ही साथ आर्थिक टूल्स के इकोनॉमिक टूल्स के माध्यम से अमेरिका को लुभाने की कोशिश कर रहा है। अब जो अमेरिका रहा है ना, अमेरिका की पॉलिसी को हम डेलिब्रेट एम्बिवेलेंस बोलते हैं। मतलब जानबूझ करके वो लोगों को अंधेरे में रखता है ताकि लोगों को लगे कि वो इंडिया के साथ में भी है, वो पाकिस्तान के साथ में भी है। अमेरिका आजकल इंडो पैसिफिक और क्वाड जैसे ग्रुप पर बहुत कम ध्यान देता है, ठीक है, और टैरिफ और ट्रेड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो है ही बनी आदमी, वो बिजनेसमैन है, तो वो इसी के ऊपर फोकस करेगा, उसको दुनिया की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की जो भूमिकाएं रही हैं, उसमें बहुत अंतर है। भारत थर्ड पार्टी मीडिएशन से इनकार करता है, सोवरेनिटी और बायलैटरलिज्म पर जोर देता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाता है, अमेरिकी हस्तक्षेप चाहता है ताकि भारत को डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज मिल सके। अगर अमेरिका दोनों को बराबर से देखता है, बराबर से तौलता है, तो ये भारत की ग्रेट पावर आइडेंटिटी के लिए दिक्कत पैदा हो जाएंगी। अब पाकिस्तान का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? जियोपॉलिटिक्स रूप से यदि देखा जाए, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता, तो इनके रिलेशन कहना चाहिए ऑटोमेटिक से अच्छे ही रहें, बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत कम रहा है। ईरान, अफ़गानिस्तान चीन इसके पड़ोसी देश हैं, मतलब जियोग्राफिकली स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है।
पर्सनल डिप्लोमेसी एंड इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक के बल पर खुद को अमेरिका के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बताता है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि लेख का अंतिम निष्कर्ष ये है कि अमेरिका को अब तीनों देशों के हितों और तनाव के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका को अपनी स्ट्रेटजी में इंस्ट्रूमेंटल पार्टनर मानते हैं। लेकिन यूएस की पॉलिसी कभी भी आइडियलिज्म नहीं है, कभी भी रियलिज्म हो जाती है, कभी ट्रांसलेशनलिज्म हो जाती है। मतलब तीन झूले में वो झूलते रहता है। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो जीएसटी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया जाता है जीएसटी रिवेन्यू ग्रोथ में कहना चाहिए हमको गिरावट देखने को मिली है। बात करें यदि हम जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोला जाता है, तो जीएसटी की जो शुरुआत है वो 2017 से होती है। यदि हम इसके हिस्ट्री की बात करें कि कब से इसमें जीएसटी को हमने लाना चालू किए, पहले हमारे देश में अलग अलग किस्म का टैक्स चलता था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। सब टैक्स को मिलाकर के पूरे देश में एक ही टैक्स ला दिया गया जिसको जीएसटी नाम दिया गया। तो इसमें केंद्र सरकार पहले टैक्स कलेक्ट करती है, फिर उसका कुछ हिस्सा राज्यों को बांटती है, कुछ हिस्सा अपने पास में रखती है। इंडिया ने जीएसटी बिल सबसे पहले लाई थी सन 2014 में एंड 122वें नंबर का अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। इसके बाद इसको अप्रूवल मिल जाता है 2016 में एंड वाज रीनंबर्ड इन द स्टेट्यू बाय द राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101वें नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 2016। जब इसको अप्रूवल मिल गया तो 101वें नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से इसको जाना गया। ठीक है। सेंट्रल जीएसटी कवर करती है एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को। स्टेट जीएसटी कवर करता है वैट एंड लग्जरी टैक्स इत्यादि को। इसी में इंटीग्रेटेड जीएसटी भी आती है जो कि कवर करती है एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि ट्रेड हो रहा है उसको भी यह कवर कर रहा है, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। ये कुल मिलाकर के टैक्स नहीं है बल्कि एक प्रकार से सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेट करता है स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली आधारित है केरल की मन्नार हिल स्टेशन से रिलेटेड। केरला ने लॉन्च किया है एक योजना, एक ड्राइव, ताकि वो ब्रांड कर सके मन्नार को एज ए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया जा रहा है केरल की तरफ से। केरल की सरकार चाहती है कि हम मुन्नार को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें सरकार काफ़ी खर्चा भी कर रही है, 50 लाख रुपए खर्च करेगी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब होता है ऐसा पर्यटन विकास जिससे पर्यावरण, इसके अलावा लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं एंड देश रोजी रोटी कमाई तीनों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात करी जाती है, सोशल जस्टिस की बात करी जाती है एंड जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसको बनाया जाएगा। सरकार ये भी चाहती है कि मुन्नार को नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए। मतलब पर्यटन गतिविधियों से पॉल्यूशन फैलता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसे या तो हमें कम करना चाहिए या फिर उसको ऑफसेट कर दें, न्यून कर दें, ताकि कुल मिलाकर कोई नुकसान ना हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है? ग्रीन एनर्जी सोर्सेस का यूज़ किया जाना, निजी वाहनों की जगह में सार्वजनिक वाहन, बस, कार, टैक्सी, ऑटो, पर्यावरण के हिसाब से ही होटल खोले जाना, इस प्रकार के कदम उठाए जाने वाले। मुन्नार की लोकप्रियता और पर्यटक संख्या की बात करें तो मुन्नार को केरल का सबसे फेमस हिल स्टेशन माना जाता है।
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि देखा जाए 12 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। तो एक बार केरल यदि आप जा रहे हो तो ये जगह ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे पर्यटक होते हैं जो एक दिन में आकर के लौट जाते हैं, इसलिए असली आंकड़ा 4 गुना ज़्यादा मतलब 40 लाख तक हो सकता है। सरकार चाहती है जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म को बढ़ावा दे। इसके लिए महिलाओं की बराबर पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, महिलाएं होम स्टे, गाइड एंड भोजन आदि में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा महिला पर्यटकों को सुरक्षित फील हो, वो कब होगा जब महिलाएं ही वहाँ पर काम करेंगी। इसके अलावा विलेज लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, पर्यटन को सिर्फ दर्शनीय स्थल तक सीमित नहीं रखना है बल्कि विलेज लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। स्थानीय किसान, कारीगर और महिलाओं के जीवन से जुड़ी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। पारंपरिक खाना, संस्कृति, स्थानीय त्योहारों का भी आप अनुभव ले सकते हैं। कम्युनिटी टूर लीडर्स, टूरिस्ट गाइड, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लास्टिक फ्री डेस्टिनेशन इसको बनाने की योजना भी है ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैले। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन रहेगा। हर जगह साइन बोर्ड रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और गाड़ियों के लिए एकदम कठोर दिशा निर्देश रहेगा। करो या तो फिर मरो, इस प्रकार का सिद्धांत रहेगा।